नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास में लेके आते हैं। उस टॉपिक के बारे में जो हो कंप्लीट डिस्कशन होता है और कौन कौन से उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सबको हम ले लेते हैं और उसको जो है वो फिनिश करते हैं। जान के आपको बड़ा हर्ष होगा कि टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत जो है वो हमने 1 जनवरी 2025 से की थी। उस टाइम हमने वादा किया था कि पूरे साल जो है वो हम इस सीरीज को जो है वो चलाएंगे और 31 दिसंबर 2025 तक जो है इसको हम लेके जाएंगे। पूरे 365 टॉपिक हम इसमें जो है वो फिनिश करेंगे और पूरे 365 टॉपिक की आप जो है वो नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जब हमारे पास में 31 दिसंबर तक पहुंचेंगे तो पूरे 365 की आपके पास में जो है वो बुकलेट तैयार हो जाएगी और वो बुकलेट जो है वो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में जो है वो साबित होगी। क्लियर है? क्योंकि आपके खुद के नोट्स बनाए हुए हैं। डेली आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो। 365 टॉपिक का अगर आप टारगेट बना के पढ़ोगे, एक दिन में पढ़ोगे, एक महीने में पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन डेली एक एक छोटा छोटा टाइम जो है वो देते रहोगे, एक एक घंटा भी अगर आप दोगे, आधा आधा घंटा भी उस टॉपिक पे दोगे तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक डेली कंप्लीट हो रहा है। और शुरुआत में हमने 7 बजे का टाइम भी इसलिए रखा है ताकि शुरुआत में जो चीज़ हो जाए या हम कहें अर्ली मॉर्निंग हमारे पास में जो है वो यूटिलाइजेशन हो जाए उस दिन का, उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती है। ठीक है? तो इस तरीके से हर एक दिन एक टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। एक दिन टॉपिक के आप नोट्स भी बना लोगे। 365 नोट्स से आपकी पूरी गाइडलाइन जो है वो तैयार हो गई, एक गाइड बन जाएगी और वो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो उसको रिवीजन करने में भी जो हो बड़ी आसानी होगी। क्लियर है? तो इसी कड़ी में हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास में रहेगा दोस्तों टॉपिक दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि सर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो समझा दीजिए। अभी भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मसल्स स्ट्रेंथ करवा दीजिए या चेकलिस्ट करवा लीजिए या इंसिजन साइट करवा दीजिए। दोस्तों मैं 1 बाय 1 करके सबको लूँगा, डोंट वरी। जिस तरीके से जैसे टाइम मिलेगा उस तरीके से मैं सबको 1 बाय 1 करके लूँगा और सारे टॉपिक जो आप कह रहे हो वो सारे के सारे लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे वो टॉपिक भी बोल रहे हैं जैसे कर्च वॉकिंग किसी ने डाला, किसी ने ड्रग डोज कैलकुलेशन का डाला, किसी ने ईसीजी का डाला। ये ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं दोस्तों। सेंट्रल वेनस प्रेशर का डाला तो ये ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं। तो आप पहले देख लीजिए, सीधा जो है वो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे टीएनसी नर्सिंग टाइप करेंगे, देन उसके बाद में सीधा आपके पास में जो है वो हमारे पास में चैनल खुल जाएगा। उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे टीएनसी बुलेट सीरीज तो उसमें अब तक 1 से लेके 120 क्लास तक जो आज तक की जो है वो सारी क्लासेस आपको एक जगह जो है वो मिल जाएगी। तो जो भी आपको टॉपिक चाहिए वहां पे आप पढ़ सकते हो और उसके बावजूद भी जो टॉपिक फिनिश नहीं हुआ उसके लिए आप कमेंट करके कह सकते हो, उसको हम जो हो यहाँ पे करवाएंगे। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो निकल के आते हैं। इमेज बेस के द्वारा भी निकल के आते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। और हम एनाटोमिकली भी पढ़ेंगे एंड फिजियोलॉजिकली भी पढ़ेंगे। ठीक है? हम कहें जैसे स्पाइनो बाइफोइडा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? मेनिंजियोसील या माइलो मेनिंजियोसील, इन सब चीज़ों में भी जो है वो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बड़े लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन होता है। तो 1 बाय 1 करके इन सब चीज़ों को लेंगे और डिफ्रेंशिएट भी बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ होती है और उसमें क्या चीज़ होती है। ठीक है? हर एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन देंगे कि भाई चलो स्पाइनल बायोफिडा में क्या डिफरेंस है, मेनिंजियोसील में क्या डिफरेंस है या माइलो मेनिंजियोसील में जो है वो हमारे पास में क्या डिफरेंस है, एनसेफेलोसील में क्या डिफरेंस है, एनसेफेलोफाइली में क्या डिफरेंस है। सबको 1 बाय 1 करके लेंगे और पूरा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में इमेज बेस पे भी आएगा, क्या डिफेक्ट किस में होता है उस चीज पे भी आएगा, उस चीज का जो है वो ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर बात करें तो सीधा सीधा नाम आ गया हमारे पास में एनडीटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यानी कि कहां पे डिफेक्ट आ रहा है? न्यूरल ट्यूब में। अब न्यूरल ट्यूब किसको बोला है दोस्तों? तो जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होती है, उसी तरीके से हमारे पास में जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तब वहां पे न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है। और वो न्यूरल ट्यूब जो है वो हमारे पास में किसको बनाती है? वो हमारे पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका फॉर्मेशन करती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कौन सा दोस्तों? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
उसका निर्माण करती है। ऑलरेडी ब्रेन के बारे में मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज आएगी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज आएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास में जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास में जो है वो ब्रेन से और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व है वो आती है। तो ब्रेन से हमारे पास में जो है वो 12 पेयर क्रेनियल नर्व निकलती है और स्पाइनल कोड से जो है वो 31 पेयर जो है वो पेरिफेरल नर्व निकलती है। ये पूरा हमारे पास में नर्वस सिस्टम है। उसके बाद इसमें हमारे पास में 2 और अलग टाइप की जो है नर्व थी, एक सोमेटिक थी, एक ऑटोनोमिक थी। सोमेटिक मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है, तो उसका अलग क्लासिफिकेशन है। ऑटोनोमस का जो हो फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डिवाइड था। क्लियर है? ये ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब मैंने पढ़ाया हुआ ब्रेन में। और भी कहीं हमारे पास में अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक आएगा तो उसमें हम आपको जो है वो क्लियर करवा देंगे, वैसे करवाई हुई है। ठीक है, तो जो न्यूरल ट्यूब बनती है उसमें डिफेक्ट होता है, वो प्रॉपर्ली जो हो एम्ब्रियोनिक में डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होता है गेस्टेशन में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड जो हो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। उसके बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट आते हैं कि जब ब्रेन ही डेवलप सही तरीके से नहीं होगा, जब स्पाइनल कोड ही सही तरीके से डेवलप नहीं होगी, तो आपको पता है कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा आने ही है। तो ठीक है, उसको 1 बाय 1 करके लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज ए ग्रुप ऑफ congenital malformation caused by incomplete closure of the neural tube during the embryonic development। देखो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो एक ग्रुप है कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? जन्मजात जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल। क्लियर है? तो जो जन्मजात चीज होती है उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल, और उस जन्मजात में क्या होता है दोस्तों? इनकम्प्लीट क्लोजर होता है। किसका? न्यूरल ट्यूब का। न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कंप्लीटली जो है वो क्लोज नहीं हो पाती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो है वो अफेक्ट होते हैं। और ये बेसिकली जो है वो कब होती है? यूजुअली बाय द 3rd और 4th वीक में, जो हमारे पास में गेस्टेशन है। ठीक है, उसके 21वें या 28वें दिन में, या हम कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे सप्ताह में जो गेस्टेशन का, उसमें ये बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो अफेक्टेड होते हैं। क्लियर है? अब बात आ जाती है हमारे पास में टाइप ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं? तो हमारे पास में जो है वो सबसे पहले आ जाता है स्पाइनो बाइफिडा। सबसे ज्यादा एग्जाम में भी पूछा गया है और इसमें भी होता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है स्पाइनो बाइफिडा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द स्पाइनल कॉलम्स, यानी कि जो स्पाइनल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है स्पाइनल कॉलम में हमारे पास में ड्यूरामेटर होता है, पायामेटर होता है, देन उसके बाद एरिचिनोइड मैटर होता है, ये सारी चीजें। तो इसके अंदर जो हमारे पास में स्पाइनल कॉलम है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लोज नहीं हो पाता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पाइनो बाइफिडा। ये स्पाइनो बाइफिडा फिर फर्दर जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हमने सबसे पहले जो है वो लिया है स्पाइनो बाइफिडा को। ठीक है, स्पाइनो बाइफिडा को हमने सबसे पहले लिया है। स्पाइनो बाइफिडा के भी जो है वो 3 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी? पहली बात आती है स्पाइनो बाइफिडा ओक्लूटा, सेकंड आती है हमारे पास में मेनिंजियोसील्स, और थर्ड आती है माइलो मेनिंजियोसील। ठीक है, तीनों को 1 बाय 1 करके जो पढ़ेंगे। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे पास में नॉर्मल स्पाइनल कोड है, पूरी अच्छे तरीके से जो है वो कवरिंग है और पूरी लेयर जो है वो सही तरीके से बनी हुई है। स्पाइनल बाइफिडा ओक्लूटा में क्या होता है कि इसकी जो कवरिंग है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, मेनिंजियोसील में क्या होता है कि ये जो लेयर है ये बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बनी हुई है और पूरा जो है वो पाउच बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियोसील। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास में माइलोमेनिंजियोसील। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कोड है, आप ये देख रहे हो येलो येलो वाला पार्ट, वो भी बाहर निकला हुआ है। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, पूरी इमेज के द्वारा मैं सारी चीज बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्पाइनो बाइफिडा ओक्लूटा। स्पाइनो बाइफिडा ओक्लूटा में क्या होता है दोस्तों? ये माइल्डेस्ट फॉर्म है, यानी कि जो हमारे पास में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उसकी सबसे लोवेस्ट, ये माइल्डेस्ट जो है वो फॉर्म होती है। इसके अंदर कोई प्रोट्रूजन नहीं होता। प्रोट्रूजन इन द सेंस कि कोई उभार चीजें लेके बाहर नहीं निकलता है, और ये बेसिकली जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। यानी कि ये जैसे हमारे पास में स्पाइनल कोड है तो कोई भी प्रोट्रूजन नहीं मिलता, कोई भी जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती है, और ये बेसिकली जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। हाँ, ये जो कवरिंग है हमारे पास में स्पाइनल कोड की, ये प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनो बाइफिडा ओक्लूटा। और दोस्तों ये होता है तो इसमें जो भी क्लाइंट है वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकता है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में मेनिंजियोसील।
मेनिंजियोसील नाम से पता चला। मेनिंजियोसील में क्या होता है कि जो हमारे पास में आउटर कवरिंग थी उसका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना कि जो उसके आउटर कवरिंग थी वो पाउच बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बिल्कुल अपने अंदर सेट रहती है। ठीक है, ये जो कवरिंग है, हालांकि ये भी बड़ा डेंजर होता है, अगर ये रप्चर हो जाए तो डायरेक्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इसके कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें मेनिंजेज जो है वो प्रोट्रूड जो हो जाती है और स्पाइनल डिफेक्ट होता है थ्रू द स्पाइनल डिफेक्ट, यानी कि जो मेनिंजेज है उसका पाउच लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियोसील। इमेज बेस इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में ये चीज इमेज बेस के द्वारा ही जो है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है स्पाइनो बाइफिडा का, इसको बोलते हैं माइलोमेनिंजियोसील। माइलोमेनिंजियोसील में क्या होता है दोस्तों, मेनिंजेज के साथ साथ, मेनिंजेज में किसको बोल रहा हूं दोस्तों, मेनिंजेज होता है जो कवरिंग होती है। ठीक है, जो ड्यूरामेटर, अरिचिनोमीटर और पायामीटर, ये जो हमारे पास में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है, इसको मैं मेनिंजेज बोल रहा हूं। ठीक है, इसको मेनिंजेज ही बोला जाता है, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो मेनिंजेज, मेनिंजियोमाइसील में तो क्या होता है कि सिर्फ मेनिंजेज है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जबकि माइलोमेनिंजियोसील में क्या होता है कि मेनिंजेज के साथ साथ में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी प्रोट्रूड होके जो है वो बाहर निकल जाती है। ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो इसके साथ बाहर निकल गई। ये हो गया हमारे पास में मेनिंजियोमाइसील। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, हमने देखा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा स्पाइनो बाइफिडा। स्पाइनो बाइफिडा में पढ़ा कि इसकी जो कवरिंग है, लेयर है, वो कंप्लीट तरीके से क्लोज नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनो बाइफिडा। ये स्पाइनो बाइफिडा जो है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, स्पाइनो बाइफिडा ओक्लूटा, जिसके अंदर जो है वो क्लोजर प्रॉपर तरीके से नहीं होता, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेकेंड, मेनिंजियोसील। मेनिंजियोसील में क्या होता है कि जो मेनिंजेज है, या हम कहें कि जो स्पाइनल कॉर्ड की जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिंजियोसील। थर्ड आता है माइलोमेनिंजियोसील। इसमें क्या होता है कि मेनिंजेज के साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आके बन जाती है, इसको हम बोलते हैं माइलोमेनिंजियोसील। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पढ़ने का तरीका जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, तो मैं उसी बिहाफ पे चल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनसेफेलोपैथी। ठीक है, एनसेफेलोपैथी में क्या था, वो तो था स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास में ब्रेन का मेजर पार्ट जो है वो गायब रहता है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, स्कल एंड स्काल्प। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमारे पास में ये जो सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, इसका मेजर पार्ट जो है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, स्कल एंड स्काल्प। स्कल और ब्रेन का मेजर पार्ट जो है वो एब्सेंस होता है। ठीक है, एंड ब्रेन डज नॉट डेवलप अबाउ द ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम के ऊपर वाला पार्ट, ऑलरेडी मैंने ब्रेन के ऊपर भी एक क्लास बना रखी है, आप टीएनसी बुलेट सीरीज में जाके देख सकते हो। ठीक है, या बनाई होगी या बनाई अभी 1-2 दिन में ही शायद बनाई है या बनाएंगे। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा आता है दोस्तों, मिड ब्रेन आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स आते हैं, ये मिड ब्रेन के पार्ट हैं। ठीक है ना, ये मिड ब्रेन से, यानी कि मिड ब्रेन से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। एंड इनकम्पेबिलिटी विथ लाइफ। ठीक है, और इसमें जो है वो लाइफ नहीं हो पाती है। ठीक है ना, कि क्लाइंट जो है प्रॉपर सर्वाइव कर सके, ये पॉसिबल जो है वो नहीं होता है, इसको बोलते हैं एनसेफेलोपैथी। तो ध्यान रखना, इमेज बेस पे भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, ये जो हेड के ऊपर वाला पोर्शन जो है बिल्कुल गायब मिलेगा, एब्सेंस मिलेगा, इसको बोलते हैं एनसेफेलोपैथी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एनसेफेलोसील्स। ठीक है, एनसेफेलोसील्स में क्या आता है दोस्तों, सील जहां पे जैसे मेनिंजियोसील थी, यहां पे भी जो है वो एनसेफेलोसील्स आई है, मतलब कि वो तो था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनी थी। इसमें क्या होता है, हर्निएशन होता है और ब्रेन के टिश्यू में पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में 2 चीजें डिफेक्टेड होगी, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड वाले तो हमने पहले से पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ब्रेन वाले में। तो एनसेफेलोफेल में क्या होता है, एनसेफेल किससे लिया गया, कहते हैं ना एनसेफेलोपैथी, तो एनसेफेलोपैथी द ब्रेन टिश्यू। ठीक है, एनसेफेलो दैट इज कॉल्ड ब्रेन टिश्यू, पैथी इन द सेंस डिजीज। जैसे एनसेफेलाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन टिश्यू। ठीक है, तो वही चीज होती है। एनसेफेलन का मतलब हो गया ब्रेन और सील का मतलब हो गया पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हर्निएशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू एंड मेनिंजेज
थ्रू आउट डिफेक्ट ऑफ द स्कल, स्कल से जो है वो बाहर निकल जाता है। एंड ऑफन अकर इन ऑक्सीपिटल रीजन, मोस्ट ऑफ द चांसेज जो है वो ऑक्सीपिटल रीजन में निकलता है। 95% केसेज में जो है वो ऑक्सीपिटल रीजन में निकलता है, ओनली 5% चांसेज में जो है वो हमारे पास में जो है वो फ्रंटल रीजन में निकलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनसेफेलोसील। ठीक है, रटना नहीं है, एनसेफेलो मतलब ब्रेन टिश्यू, सील मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, मेनिंजियो मतलब मेनिंजिज। ठीक है, मेनिंजियोसील मतलब जो हमारे पास में मेनिंजिस थी उसकी पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इनएन्सेफेली। ठीक है, इन एनसेफेलोपैथी, ये काफी ज्यादा जो है वो रेयर होती है, काफी ज्यादा जो है वो सीवियर होती है। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम रिट्रोफ्लेक्शन ऑफ द हेड ऑफन विथ सीवियर स्पाइनल कोड डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो स्पाइनल कोड है उसका मेजर पोर्शन जो है हमारे पास में ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, स्पाइनल कोड बहुत छोटी रह जाती है। स्पाइनल कोड का आपने देखा होगा कि अलग अलग जो है वो रेंज होती है, थोरेसिक अलग होती है, देन सर्वाइकल होती है, लंबर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पाइनल कोड बहुत छोटी रह जाती है और पूरा जो है वो पीछे से जुड़ा होता है। तो इसमें काफी जो है वो रिट्रोफ्लेक्शन होता है, पूरा जो है वो पीछे की स्पाइनल कोड से जो है वो जुड़ा होता है। ये काफी रेयर डिफेक्ट जो है वो केसेज है, आपको इमेज बेस के द्वारा जो है वो ध्यान में रखना है। ये आता है हमारे पास में इनसेफेलोपैथी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ईटियोलॉजी। क्या ईटियोलॉजी होती है दोस्तों, काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की क्या ईटियोलॉजी है, और एग्जाम में आता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। याद रख लेना, रट लेना, सेकेंडरी मेमोरी में बैठा लेना, अपनी अच्छी सी बुक में लिख लेना, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की मेन इटियोलॉजी या हम कहें मेन कॉजेज होता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मॉडिफाइबल जो है वो फैक्टर होता है। नेक्स्ट आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जेनेटिक डिफॉल्ट हो या कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर हो, उसमें हो सकता है। देन मैटरनल डायबिटीज, अगर मदर को जो है वो डायबिटीज है तो हो सकता है, या मैटरनल ओबेसिटी, अगर मदर जो हो बहुत ज्यादा मोटी है, ये वेरी रेयर केस में देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में क्या देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, कुछ मेडिसिन होती है जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को जो है वो अराइज करती है, या हम कहें कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को जो है वो प्रमोट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलपोरिक एसिड, ठीक है, कार्मेजिपाइन या अदर एंटी कन्वर्जेंट आती है। ठीक है, जैसे लवेरा हो गया। ठीक है, ये सारी के सारी ड्रग्स जो है वो क्या करती है दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो करवाती है। नेक्स्ट, हाइपरथर्मिया ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अगर मान के चलिए शुरुआती स्टेज है, ठीक है, 1 मंथ की प्रेगनेंसी है, या हम कहें कि 1.5 मंथ की प्रेगनेंसी है, और उस कंडीशन में अगर बहुत ज्यादा मदर को फीवर आ गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी चांसेस होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। बहुत सारी फैक्ट्री से ऐसे जो है वो टॉक्सिन्स निकलते हैं जो कि हमारे पास में जो है वो न्यूरोट्यूबल डिफेक्ट जो है वो कोज करवाते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस चाइल्ड विथ न्यूरोट्यूबल डिफेक्ट। ठीक है, पहले ऐसा कोई बच्चा जो एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ में पैदा हुआ है, तो चांसेस हो जाते हैं कि नेक्स्ट वाली जो पीढ़ी है वो उसमें भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा इन द सेंस कि प्रॉपर जो है वो खाना पीना नहीं होगा। खाना पीना नहीं होगा, विटामिन और फोलिक एसिड की जो है वो डेफिशिएंसी होगी। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो श्योर जो है वो हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है बहुत इजी है। क्यों होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक टाइम पे जो है वो हमारे पास में न्यूरल ट्यूब बनती है, ठीक है, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बनती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में जो है वो बेसिकली फोलिक एसिड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब फोलिक एसिड जो है वो प्रॉपर वहां पे नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपर सही तरीके से क्लोजर नहीं हो पाती है। तो द न्यूरल ट्यूब इज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। यानी कि न्यूरल ट्यूब जो है वो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो कि किसका निर्माण करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का करती है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। और नॉर्मली जो है वो क्लोज कब हो जाती है, 3rd and 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन। ठीक है, जैसे हमारे पास में गेस्टेशन शुरू हो गया, ठीक है, देन उसके बाद 3 से 4 सप्ताह के बीच में जो है वो न्यूरल ट्यूब जो है वो बंद हो जाती है। अगर फिर भी बंद ना हो तो फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हो जाता है। तो अगर फेलियर टू क्लोजर रिजल्ट एक्सपोजर ऑफ
न्यूरल टिश्यू, ठीक है, अगर वो सही तरीके से क्लोज नहीं हो गई तो उसकी वजह से जो न्यूरल टिश्यू है वो एक्सपोजर हो जाएंगे, जो कि बाद में माल फॉर्मेशन करेंगे और लॉस ऑफ फंक्शन करेंगे इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो लॉस फंक्शन होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स हम सबके अलग अलग लेंगे, स्पाइनो बायोफिडा के अलग लेंगे, देन मेनिंजियोमाइसील के अलग लेंगे, मेनिंजियोसील के अलग लेंगे, एनसेफेलोसील के अलग लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग सीवीएटी पे डिपेंड होता है। जैसे सबसे हमारे पास में इजी आ गया स्पाइनो बायोफिडा। स्पाइनो बायोफिडा में क्या होता है कि क्लाइंट में भी जो है वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वायबल सेक ऑन द बैक, यानी कि पीछे की साइड में स्पाइनल कॉर्ड की साइड में जो है वो आपको एक सेक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। स्पाइनो बायोफिडा ओक्लूटा में दिखाई नहीं देगी, लेकिन मेनिंजियोसील में और माइलो मेनिंजियोसील में जो है वो आपको दिखाई देगी। ऑलरेडी जो है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये देखिए आप इमेज के द्वारा भी मैंने आपको बताया था। तीनों को मैं ले लेता हूं यहां पे, ये देखिए तीनों का था। तो ये देखिए नॉर्मल है। स्पाइनो बायोफिडा में तो जो है वो आपके पास में कोई भी जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मेनिंजियोसील में और मेनिंजियोमाइसील में जो है वो दोनों में ये जो है वो डिफेक्टेड आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो है वो दिखेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन मेनिंजियोसील एंड मेनिंजियोमाइसील में जो है वो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और पैरालिसिस और वीकनेस होगा लोअर लिम्ब में। स्पाइनो बायोफिडा में भी चांसेस है कि नहीं हो, लेकिन अगर माइलो मेनिंजियोसील है तो स्पाइनल कोड ही उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है, तो ऑफकोर्स वहां पे आपको जो है पैरालिसिस या वीकनेस होगा लोअर लिम्ब में। अपर साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन होगा। ऑफकोर्स लंबर रीजन के बाद में जो जो जहां जहां नर्व सप्लाई हो रही है वो सारे के डिफेक्ट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। एंड हाइड्रोसिफेलस, ठीक है, ये जो है वो माइलो मेनिंजियोसील में जो है वो हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा, क्योंकि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अगर वहां से वो पानी या हम कहें कि जो लिक्विड सब्सटेंसेज है जो उस पाउच में भरा हुआ है, अगर वो ब्रेन में चला जाएगा तो ब्रेन की साइज बढ़ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोसिफेलस। एंड ऑर्थोपेडिक एबनॉर्मलिटी, आपको पता है, ठीक है, क्लब फुट या सिलियोसिस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, आपको पता ही है कि ब्रेन पे इफेक्ट आ रहा है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ये हमें देखने को मिलेगा दोस्तों स्पाइनो बायोफिडा के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मतलब हमारे पास में जो ब्रेन टिश्यू है वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो चुके। अब डेवलप नहीं होंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो एबनॉर्मल आएगी, ठीक है, और उसमें क्लाइंट जो है वो ज्यादा दिन तक जो है वो जिंदा नहीं रह पाता है। तो होता है एब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉलिट, ठीक है, क्रेनियल वॉलिट यानी कि जो क्रेनियल नर्व जहां से ओरिजिन हो रहा था वो सारे के सारे एब्सेंस होंगे। एंड एक्सपोज्ड ब्रेन टिश्यू, ठीक है, जो ब्रेन टिश्यू ऊपर वाली कवरिंग स्काल्प नहीं होगा, ठीक है, हड्डी नहीं होगी, ब्रेन नहीं होगा, और ये भी कवरिंग ओपन होगी, तो सारे ब्रेन टिश्यू जो है वो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एंड इनकम्पेटिबिलिटी विथ लाइफ, ठीक है, लाइफ जो है वो नहीं रहेगी। डेथ यूजुअली विद इन आवर्स और डेथ, ठीक है, बच्चा अगर इस तरीके से एनसेफेलोपैथी से हो भी गया है तो कुछ घंटे के अंदर या 1 या 2 दिन के अंदर जो है वो एक्सपायर कर जाएगा। नेक्स्ट आता था हमारे पास में एनसेफेलोसील। एनसेफेलोसील मतलब एनसेफेलो मतलब ब्रेन टिश्यू और सील का मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है दोस्तों, वाइबल सेक लाइक प्रोट्रूजन ऑफ द स्कल, ठीक है, यानी कि पाउच लाइक या शेक लाइक स्ट्रक्चर या प्रोट्रूजन आपको स्कल में देखने को मिलेगा। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है डिपेंडिंग ऑन साइज एंड लोकेशन। लोकेशन एंड साइज के आधार पे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सीजर्स दिख सकते हैं एंड डेवलपमेंट डिले, उस बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो काफी धीरे धीरे होगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम नहीं कह सकते कि कितने दिन रहेगा, मे बी 2 साल 5 साल 10 साल तक जो है वो जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करोगे दोस्तों, तो डायग्नोसिस के हमारे पास में काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है MSAFP, ठीक है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन जो है वो देखेंगे और उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छे तरीके से याद रखना, सबसे पहले आता है दोस्तों प्रीनेटल डायग्नोसिस, जिसमें हम कहते हैं ना कि लेवल 2 USG करवा लो। क्या करते हैं दोस्तों, लेवल
टू यूएसजी करवाने के लिए भी जो है वो बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है वो हम जो है वो फाइंड आउट कर सके। और इसके अंदर हम सबसे पहले जो डायग्नोसिस करते हैं वो करते हैं दोस्तों मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कब किया जाता है, 16 से 18 वीक में किया जाता है। इसकी हर एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में जो है वो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन MSAFP, ठीक है, और ये एलिवेटेड होता है, जो लेवल नॉर्मल होता है उससे एलिवेटेड होता है अगर किसी क्लाइंट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो। और ये यूजुअली जो है वो 16 से 18 वीक में जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में जो है वो दिखाई नहीं देता, इसके लिए हम बेसिकली जो है वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो है वो किया जाता है, जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से हम जो है वो कोई भी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जो है वो डिटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस आपने सुना होगा। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास में आपने देखा होगा कि बच्चा जब यूट्रस के अंदर रहता है तो उसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हम बोलते हैं एमनियोन। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ उसको सिरिंज, ठीक है, और यहाँ पे यूएसजी पोर्ट होता है जिससे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लाइंडली सिरिंज डालेंगे तो हो सकता है वो फीटस में चली जाए, ठीक है, या फीटस को लग जाए। तो उसके लिए हम यूएस गाइडेड जो है वो एस्पिरेशन करते हैं, उसमें हम निडल डाल के जो है वो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें से सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर जो है वो एलिवेटेड फीटोप्रोटीन और एसिटाइल कोलिन ट्रेनेज जो है वो देखा जाता है, उसकी जांच की जाती है। तो ये टेस्ट कम करते हैं प्रीनेटल डायग्नोसिस, ठीक है, जब हमारे पास में बच्चा जो है वो पेट के अंदर रहता है तब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट नेटल डायग्नोसिस। पोस्ट नेटल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें ऑब्जर्वेशन में ही दिख जाता है कि कहीं कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद में भी अगर किसी को स्पाइनो बाइफिडा वाली चीजें जो है बेसिकली दिखाई नहीं देती है तो उसके लिए हम MRI या CT स्कैन करवाते हैं टू असेस एक्सटेंट एंड एसोसिएटेड एबनॉर्मलिटीज के लिए। प्रॉपर एबनॉर्मलिटीज क्या है उसके लिए हम CT स्कैन या फिर जो है वो हम MRI करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहले आ जाता है प्रीनेटल मैनेजमेंट। प्रीनेटल मैनेजमेंट इन द सेंस कि पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है, प्रीनेटल मैनेजमेंट में आता है हमारे पास में फीटल सर्जरीज, ठीक है। कुछ जगह पे सिलेक्टेड केसेज में जो है वो मेनिंजियोमाइसिस है, उसमें हम जो है वो पहले सर्जरी कर सकते हैं। एंड काउंसलिंग एंड प्लानिंग फॉर डिलीवरी एट टर्सरी केयर सेंटर, और उसके बाद में पहले से हम जो है वो प्लानिंग कर लेंगे कि अभी जैसे इसको कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, छोटा मोटा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो कहाँ पे हमें जो है वो सर्जरी करवानी है, कहाँ पे हमें जो है वो प्रेगनेंसी करवानी है। कोई टर्सरी केयर हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहीं पे जो है वो सर्जरी करवानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट नेटल। हम क्या करेंगे तो पोस्ट नेटल में हम क्या करेंगे सर्जिकल रिपेयर। सर्जिकल रिपेयर जो हो बेसिकली स्पाइनल डिफेक्ट हो या स्पाइनो बाइफिडा हो या हम कहें कि मेनिंजियोसील हो या मेनिंजियोमाइसिल हो, उसमें हम सर्जरी रिपेयर करके उसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं। एनसिफिलोफेली या हम कहें एनसिफिलोसील में जो हो हम सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो स्पाइनो बाइफिडा के जितने भी डिफेक्टेड केस है उसमें हम कर सकते हैं। तो क्लोजर ऑफ स्पाइनल डिफेक्ट ये बेसिकली किया जाता है 24 से 48 घंटे के बाद में, ठीक है, यानी कि डिलीवरी होगी उसके 24 से 48 घंटे के बाद में जो है वो किया जाता है। माइलो मेनिंजियोसील का या फिर हम कहें कि मेनिंजियोसील का, इनका जो है वो 24 से 48 घंटे के बीच में जो है वो किया जाता है। या फिर हम वीपी शंट प्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोसिफेलस। अगर क्लाइंट को या उस बच्चे को हाइड्रोसिफेलस है तो उसको 100% चांसेज है कि माइलो मेनिंजियोसील जो है वो प्रेजेंट होगा, तो उसमें हम वीपी शंट करते हैं। वीपी शंट क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, एक वेंट्रिकल कैथेटर डाला जाता है। वेंट्रिकल कैथेटर सीधा जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है, वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल में कैथेटर डाला जाता है, वो सीधा कैथेटर जो है वो कहाँ पे ओपन होता है, पेरिटोनियल कैविटी में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्लूइड ज्यादा भरा हो, हाइड्रोसिफेलस में आपको पता ही है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो हाई होता है, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेशन होता है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन कैविटीज में। तो उस फ्लूइड को, एक्सेसिव फ्लूइड को जो है हम किस में डालते हैं दोस्तों, पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों वीपी शंट। क्या बोलेंगे दोस्तों, वीपी शंट बोलेंगे। तो वीपी शंट की जो है वो प्रोसेस की जाती है, ठीक है, वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट जिसको बोलते हैं। शंट का मतलब होता है कम्युनिकेशन बना देना, तो वेंट्रिकल और हमारे पास में जो है पेरिटोनियल कैविटी, उन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन बना देते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी केयर, यानी कि बाकी क्या क्या चीजें हम केयर करेंगे। तो न्यूरोलॉजिकली क्या केयर करेंगे, सबसे पहले यूरोलॉजी, ब्लैडर डिसफंक्शन, उसकी हम केयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है तो यूरिनरी ब्लैडर और पैरों में जो है वो दिक्कत आती है। ठीक है, ऊपर वाला एरिया सही तरीके से काम करता है, क्योंकि ऊपर तो यहां से नर्व निकलती है तो वो तो ज्यादा इतना जो है वो इंपैक्ट नहीं डालती है, लेकिन लंबर के बाद में जो भी चीजें आती है हमारे पास में, यूरिनरी ब्लैडर है, देन वॉइडिंग प्रोसेस है, देन चलने की है, देन उसके बाद लोअर लिम्ब है, इन सब में जो हो प्रॉब्लम आएगी। ऑर्थोपेडिक में आएगी ऑफकोर्स, द लम डिफॉर्मिटी में आएगी, एंड फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो हम देंगे। देन उसके बाद लाइफ लॉन्ग सपोर्ट फॉर मोबिलिटी, बाउल एंड ब्लैडर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है हमें जिंदगी भर जो है वो उसको लाइफ लॉन्ग मोबिलिटी सपोर्ट या बाउल एंड ब्लैडर मैनेजमेंट या एजुकेशन जो हो वो हमें देने की जरूरत पड़ जाए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया दोस्तों हाइड्रोसिफेलस, ऑफ कोर्स जिसका हम बार बार जो है वो जिक्र कर रहे हैं। इन्फेक्शन होगा मेनिंजाइटिस क्यों बोला दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजेज, जो ब्रेन की मेनिंजेज है या जो लेयर है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, मेनिंजाइटिस कहेंगे। नेक्स्ट मोटर एंड सेंसरी इंपेयरमेंट होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि नर्व सारी जो है वो इन्वॉल्व है। देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा, बिल्कुल होगा। ब्लैडर एंड बाउल इनकंटिनेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो यहीं पे आएगा। प्रेशर शोर ड्यू टू इमोबिलिटी, क्लाइंट एक ही जगह बैठा रहेगा तो प्रेशर शोर होने की संभावना है। एंड साइको सोशल चैलेंजेज, अब अगर इस तरीके का कोई क्लाइंट है तो साइको सोशल में क्या इमेज होती है वो आपको पता है, तो वो भी चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, काफी बेटर चीज है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हम किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए मेन रीजन क्या है दोस्तों हमारे पास में, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट दो, यही तो हो सकता है। तो पहली चीज आती है हमारे पास में फोलिक एसिड सप्लीमेंट, और फोलिक एसिड सप्लीमेंट कितना दिया जाता है दोस्तों, 400 से 800 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है ऑल वुमेन जो कि चाइल्ड बियरिंग कर रही है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक है, उनको 400 से 800 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से जो है वो फोलिक एसिड दिया जाता है। और जिनकी हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि ऐसी लेडीज जिनको पहले से ही ऐसा बच्चा या पहले से ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो है वो हिस्ट्री है, उनको 4 mg पर डे जो है वो फोलिक एसिड दिया जाता है। क्लियर है, तो 4 mg पर डे फॉर वुमेन विथ हिस्ट्री ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, और ये स्टार्ट कर दिया था 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, कंसेप्शन के 1 महीने पहले से ही जो है वो देना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो क्लियर है, याद रखना फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है, और वो किस कंडीशन में दिया जाता है, 1 महीने पहले से जो है वो दे दिया जाता है, शुरुआत कर दी जाती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसमें 400 से 800 माइक्रोग्राम पर डे दिया जाता है, और ऐसी लेडीज जिसमें पहले से ही जो है वो हमारे पास में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का हिस्ट्री है उसमें 4 mg पर डे जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल केयर और काउंसलिंग। ठीक है, प्रीनेटल केयर और काउंसलिंग करेंगे, उसमें हम बोलेंगे अवॉइडेंस ऑफ टेट्रोजेनिक ड्रग्स, जैसे वोल्पारिक एसिड था, लियोपेरिल था, जो भी हमारे पास में सीजर्स की ड्रग्स थी उन सबको जो है वो अवॉइड करेंगे। एंड डायबिटिक को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि डायबिटिक और ओबेसिटी हमारे पास में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की इटियोलॉजी थी, अगर अभी थोड़ी देर पहले की चीजें अगर हम याद करें तो डायबिटीज और वेट कंट्रोल करेंगे बिफोर कंसेप्शन, और जेनेटिक काउंसलिंग करेंगे अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये चीज प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सिंग कंसिडरेशन हम क्या क्या करेंगे, प्रीनेटल में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो एजुकेट करेंगे फोलिक एसिड के बारे में, उस क्लाइंट को बताएंगे कि फोलिक एसिड जो है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपके बच्चे की एबनॉर्मलिटी को रोकने के लिए। देन सपोर्ट फॉर हाई रिस्क मदर, ठीक है, जो भी हाई रिस्क मदर्स है उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे। एंड असिस्ट इन प्रीनेटल स्क्रीनिंग, ठीक है, प्रीनेटल में जो भी चेकअप होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, उन सब में जो है वो असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में हम क्या करेंगे दोस्तों, पोस्टनेटल में हमारे पास में आ जाता है कि चलो डिलीवरी हो चुकी है, अब वो स्पाइनो बायोफिडा से हम सबको ले रहे हैं, ठीक है, कुछ में तो डेथ हो ही जाती है, लेकिन अगर डेथ नहीं हुई या स्पाइनो बायोफिडा ओक्लूटा है या मेनिंजियोसील है या मेनिंजियोमाइसील है, तो उसके बाद वो बच्चा जो है वो हम जानबूझ के तो मार नहीं सकते। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उस चीजों को हम जो है वो लेते हैं, फिर ये हमारे पास टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले मॉनिटर फॉर साइन
ऑफ इन्फेक्शन और CSF लीकेज, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस वगैरह, कुछ भी एंसेफेलाइटिस वगैरह, कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको मॉनिटर करेंगे। और जो मेनिंजियोसील है या मेनिंजियोमाइसिल्स है वहां पे CSF लीकेज तो नहीं हो रहा, उसको जो है वो मॉनिटर करेंगे। सेकेंड, मेंटेन स्टेरलाइट ड्रेसिंग ऑन डिफेक्ट, ठीक है, जहां कहीं भी जो हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है और उसकी बाद में सर्जरी होनी है, जैसे कल या परसों सर्जरी होनी है, तो स्टेरलाइट ड्रेसिंग करेंगे ताकि कोई भी इंफेक्शन ना हो, ठीक है। तो स्टेरलाइट ड्रेसिंग जो हो मेंटेन करेंगे जब तक कि सर्जरी ना हो। नेक्स्ट, पोजीशन इन्फेंट टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन सेक, तो उसमें हम पोजीशन मेंटेन करेंगे, क्योंकि आपको पता है पीछे जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो उस कंडीशन में हम उसको प्रोन पोजीशन में देंगे। और ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है कि कौन सी पोजीशन देते हैं मेनिंजियोसील में या मेनिंजियोमाइसिल में, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन दी जाती है। क्यों दी जाती है प्रोन पोजीशन? वो इसलिए दी जाती है ताकि प्रेशर उस शेक पे ना पड़े और वो रप्चर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटर हेड सर्कमफ्रांसेस फॉर हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। रोज जो है वो हेड सर्कमफ्रांसेस जो है वो चेक करेंगे कि हाइड्रोसेफेलस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है उस सब कंडीशन में। नेक्स्ट, असिस्ट विथ मोबिलिटी एंड हाइजीन, ठीक है। आपको पता ही है कि अगर मेनिंजियोमाइसिल है इन सब चीजों में है तो लोअर चीजों के लिए हाइजीन को जो है वो मेंटेन की जाती है। एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, आपको पता है अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, जिसको हम न मार सकते हैं न उसके कोई जीने की इतनी पर्टिकुलर उम्मीद है, उस कंडीशन में माता पिता की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। तो उस टाइम पे हमें जो है वो इमोशनल सपोर्ट देना है पेरेंट्स को। देन एजुकेट ऑन लॉन्ग टर्म केयर नीड, ठीक है। साथ के साथ अगर मान लीजिए जैसे स्पाइनो बाइफिडा का केस है, वो क्लाइंट लाइफ लॉन्ग जी सकता है, तो उसमें कौन कौन सी केयर जो है वो रिक्वायर्ड होती है उन सब के बारे में जो है वो क्लाइंट को बताएंगे, उन सब के बारे में जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन करके उस क्लाइंट को बताएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास में हमने देखा था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसमें जितना मैं सीधे तरीके से या लोकल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की वो मैंने आपको समझाया। समझाने का तरीका कैसे लगा उसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर कीजिएगा, और क्लास कैसे लगी उसके बारे में बता दीजिएगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। कल की क्लास रहेगी हमारे पास में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्लियर है दोस्तों? तो आज की क्लास के बारे में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जो है वो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।